हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। इंडियन इकॉनमी सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। स्पेशली आपका पटवारी का पोस्ट है, उसमें इंडियन इकॉनमी टॉपिक जो है वो जीएस पोर्शन में क्लियरली मेंशन है। इस टॉपिक पे हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करने जा रहे हैं ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। इस टॉपिक को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि बैंकिंग में एक अहम टॉपिक जो है दैट इज़ और सेंट्रल बैंक दैट इज़ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको हम अलग से कवर करेंगे और इसको हम अलग से कवर करेंगे। तो आज बैंकिंग के रिलेटेड आप ये वीडियो होगा। इसमें हम 10 MCQs डिस्कस करेंगे। MCQs के साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। The question number 1 is the first bank established in India was। हमें बताना है कि फर्स्ट बैंक जो एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया में वो कौन सा बैंक था। ऑप्शन नंबर ए इज़ बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर बी इज़ बैंक ऑफ बंगाल, ऑप्शन नंबर सी इज़ बैंक ऑफ मुंबई, ऑप्शन नंबर डी इज़ बैंक ऑफ मद्रास। आपको पता ही होगा जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में, ये इसको कंसिडर किया जाता है बैकबोन ऑफ द जो कंट्री की इकॉनमी है, बैकबोन माना जाता है जो भी हमारी कंट्री की इकॉनमी है, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में। सो बैंकिंग जो है ये बैकबोन ऑफ कंट्रीज इकॉनमी माना जाता है। तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री पे जाएंगे। जो इंडिया में जो पहला बैंक था दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1770 में एट कलकत्ता। और इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यही है, दैट इज़ बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है दैट वाज द फर्स्ट बैंक दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एट कलकत्ता इन 1770। उसके बाद यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 इंपॉर्टेंट बैंक जो है एस्टैब्लिश किए थे इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स। वन वाज बैंक ऑफ बंगाल, उसको 1806 में एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद बैंक ऑफ मुंबई, उसको जो है 1840 में एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद था बैंक ऑफ मद्रास, उसको जो है 1843 में एस्टैब्लिश किया था। ये 3 बैंक जो हैं ये किसने एस्टैब्लिश किए थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे एस्टैब्लिश किए थे। और जो पहला कमर्शियल बैंक इंडिया में था दैट वाज अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1881 में। सो अवध वाज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1881। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया था लाहौर में जो भी पाकिस्तान में है। तो 1895 में उसको एस्टैब्लिश किया गया था। एंड जो पंजाब नेशनल बैंक है इसको भी एक लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक माना जाता है, तो माना जाता था और अब भी माना जाता है। सो पंजाब नेशनल बैंक जो है 1895 में एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, जो अभी हमने आपको बताया कि जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई एंड बैंक ऑफ मद्रास, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किए थे उनको मर्ज किया गया 1921 में। उनको मर्ज किया गया, किनको? प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज किया गया, प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज किया गया इन 1921। यानी जो 3 बैंक थे उनको मर्ज किया गया और उस बैंक का नाम रखा गया इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इम्पीरियल बैंक ऑफ, इम्पीरियल बैंक ऑफ। अगर आपका क्वेश्चन इस तरफ का आया है कि इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ, 1921 वाज द डेट। एंड ये 3 बैंक्स को मर्ज किया गया दैट वाज बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बंगाल। इन 3 बैंक्स को जो है मर्ज किया गया टू फॉर्म ए न्यू बैंक दैट वाज कॉल्ड एज इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सो ये इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, ये एक क्वासी सेंट्रल बैंक माना जाता था इंडिया में जब तक कि आरबीआई आया। फिर बाद में जो आरबीआई जब एस्टैब्लिश हुआ तो आरबीआई एक सेंट्रल बैंक बना। तब तक तो इम्पीरियल बैंक को ही एज क्वासी सेंट्रल बैंक, फुल्ली तो नहीं, क्वासी सेंट्रल बैंक माना जाता था। फिर आरबीआई को जो है 1935 में एस्टैब्लिश किया गया एज पर द आरबीआई एक्ट 1934। फिर आरबीआई जो है ये सेंट्रल बैंक का काम इसने स्टार्ट किया।
तो उसके बाद क्या हुआ कि जो इम्पीरियल बैंक था 1921 में जिसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो उसको जो है नेशनलाइज 1955 में उसको नेशनलाइज किया गया और उसको रिनेम किया गया एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी आप जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख रहे हो ये एक्चुअली इससे पहले इसका क्या नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था, दैट वाज इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक कहाँ से आ गया, ये आ गया तीन बैंक्स को जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे एस्टैब्लिश किए किए थे, तो उनको मर्ज करके इंपीरियल बैंक बना था। दिस इज़ सम हिस्ट्री अबाउट दिस बैंकिंग सेक्टर। तो उसके बाद जो है 1969 में गवर्नमेंट ने और 14 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को नेशनलाइज किया। फिर 1980 में और 6 को नेशनलाइज किया गया। तो ये था दिस वाज सम हिस्ट्री रिलेटेड टू द बैंकिंग, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज द फर्स्ट बैंक दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वेर एस्टैब्लिश्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बैंक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था। ऑप्शन नंबर ए इज बैंक ऑफ बंगाल, ऑप्शन नंबर बी इज बैंक ऑफ मुंबई, ऑप्शन नंबर सी इज बैंक ऑफ मद्रास, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। अभी मैंने आपको हिस्ट्री में बताया कि ये ऑल दीज 3 बैंक्स वेर एस्टैब्लिश्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। जो बंगाल बैंक है उसको 1806 में इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद जो बम्बई है इसको 1840 में इस्टेब्लिश किया गया। और उसके बाद जो मद्रास है उसको 1843 में इस्टेब्लिश किया गया। एंड ऑल दीज 3 बैंक्स वेर एस्टैब्लिश्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन्हीं 3 बैंक्स को मर्ज करके फिर इंपीरियल बैंक बनाया गया है, इंपीरियल बैंक, जिसको बाद में रिनेम किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आज SBI कहा जाता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI वाज एस्टैब्लिश्ड इन, RBI को कब एस्टैब्लिश किया गया। ऑप्शन नंबर इज 1935, ऑप्शन नंबर बी इज 1955, ऑप्शन नंबर सी इज 1949, ऑप्शन नंबर डी इज 1944। RBI को 1935 में एस्टैब्लिश किया गया अंडर RBI एक्ट 1934 है। और इसको जो है इंडिया का सेंट्रल बैंक माना जाता है, सेंट्रल बैंक माना जाता है। RBI पर हम एक अलग से वीडियो लाएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम इस वाले वीडियो में कवर नहीं करेंगे। इसका हम अलग से नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो RBI पे ही बेस होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर नरसिम्हा कमेटी वॉज सेटअप फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स। हमें बताना है कि किस साल में नरसिम्हा कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था, सेट किया गया था फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1988, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1998, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1980, ऑप्शन नंबर डी इज़ 1966। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 1998 में जो है नरसिम्हा कमेटी को सेटअप किया गया था फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है कि नरसिम्हा कमेटी जो है वो किसके रिलेटेड है, यानी बैंकिंग या अदर देन बैंकिंग। सो इसका करेक्ट आंसर जो बैंकिंग आएगा। सो नरसिम्हा कमेटी है, नरसिम्हा कमेटी को जो है 1998 में एस्टैब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। उसके बाद एक और आप याद रखोगे, डॉक्टर सी रंगाराजन जो है इसने एक कमेटी को हेड किया गया था जिसमें डिजिटल बैंकिंग को जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। डिजिटल बैंकिंग को जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था 1988 में। तो उस कमेटी का क्या नाम, उस कमेटी का जो अंडर द कमेटी ऑन दैट वाज कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंक्स, कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंक्स। तो डिजिटल बैंकिंग जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी इन 1988 अंडर कमेटी ऑन कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंक्स एंड दैट वाज हेडेड बाय डॉक्टर सी रंगाराजन। इसको भी आप अच्छे से याद रखोगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ बैंक्स। हमें बताना है इनमें से बैंक्स का कौन सा फंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर बी इज लैंडिंग मनी, ऑप्शन नंबर सी इज ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। आप देख सकते हो बैंक्स का जो काम होता है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, बिल्कुल ठीक है। डिपॉजिट्स आप जो है इसमें आप देख सकते हो टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं। जैसे हमारा सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, ये डिपॉजिट की एग्जांपल है। उसके बाद लैंडिंग मनी आप देख सकते हो, बैंक्स जो हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं
सीसी प्रोवाइड करते हैं या ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करते हैं। सो लैंडिंग मनी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ तो बैंक्स। ट्रांसफ़र फंड आप देख सकते हो जो है बैंक जो है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं सो दैट यू कैन ट्रांसफर योर फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अदर, जैसे आरटीजीएस होता है, नेफ्ट होता है, ठीक है, या अदर ट्रांजेक्शन्स होती है, बैंक टू बैंक जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ बैंक। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नबार्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, नबार्ड जो है वो कब एस्टैब्लिश किया गया था, नबार्ड को कब एस्टैब्लिश किया गया था। नबार्ड की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ बी शिवारामन कमेटी। हो सकता है ये क्वेश्चन भी आए, बी शिवारामन कमेटी। तो इसको जो कंट्रोल करता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। इसमें आरबीआई का भी थोड़ा बहुत कंट्रोल है लेकिन बहुत कम, मैक्सिमम जो कंट्रोल है दैट इज़ आरबीआई। इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ इन मुंबई। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है और कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीज जो मैनेज करती हैं, मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को जो है ये क्या करती हैं, मैनेज करती हैं। सो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दैट इज़ 12 जुलाई 1982। जो बैंक्स होते हैं इसमें एक शेड्यूल बैंक्स होते हैं, दूसरा होता है नॉन शेड्यूल बैंक्स। जो शेड्यूल बैंक्स होते हैं, शेड्यूल बैंक हम उन बैंक्स को कहते हैं जो मेंशन किए गए हैं सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। जितने भी बैंक्स सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में मेंशन है उनको क्या कहते हैं, शेड्यूल बैंक्स। और जितने भी इसके बगैर उनको नॉन शेड्यूल बैंक्स कहा जाता है। ये शेड्यूल बैंक जो है ये एलिजिबल होते हैं फॉर ऑब्टेनिंग लोन्स वगैरह ऑन बैंक रेट फ्रॉम द आरबीआई। तो दे गेट द फैसिलिटी ऑफ डिस्काउंट ऑफ फर्स्ट क्लास एक्सचेंज बिल्स ऑल्सो फ्रॉम द आरबीआई। तो इसके अलावा भी आपने सुना होगा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन NBFCs होते हैं। NBFCs बैंकिंग के अलावा आपके NBFCs होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये लिस्ट नहीं होते हैं ऑन द ऑफ द आरबीआई एक्ट। एक्चुअली दीज आर व्हाट वी कैन से दिस आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बैंकिंग सर्विस वगैरह के ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बैंक नहीं होता है। NBFCs बैंक नहीं होते हैं, तो इनके पास बैंकिंग लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा नबार्ड है, एक्जिम है, आपका कैन से सिडबी है, ऑल दीज आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, और ये रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट। जैसे बैंक होता है रजिस्टर्ड अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, NBFC जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। सो इट इज़ ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो इनका भी बिजनेस लोन वगैरह एडवांसेस वगैरह होता है या शेयर स्टॉक्स के साथ डील करते हैं, लेकिन ये जो हैं जो डिपॉजिट फैसिलिटी, सेविंग डिपॉजिट जो होते हैं ये इनको डिफ़र करती हैं फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। उसमें आप पैसा नहीं जमा कर सकते हो। अगर आपका कोई NBFC है वहाँ पे आप अपना सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते हो, वहाँ पे आप अपना पैसा जमा नहीं कर सकते हो। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट वी कैन से द बैंकिंग एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। और इसमें बहुत सारे भी हैं, इनका भी आप देखना है कि सिडबी, एक्जिम वगैरह, जैसे एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था। जैसे हमने अभी देखा नबार्ड या NHB होता है, नेशनल हाउसिंग बैंक होता है। तो इसी तरह इनको भी आप देखोगे इनको कब इस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद कुछ पेमेंट बैंक्स भी होते हैं, पेमेंट बैंक्स भी होते हैं। तो ये जो पेमेंट बैंक्स हैं दे आर established on the recommendations of a committee on comprehensive financial services। तो इनको जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे आपने
अभी देखा होगा रिसेंटली न्यूज़ में पेटीएम बैंक को जो है वो डिबार किया गया फॉर प्रोवाइडिंग द बैंकिंग सर्विसेज, क्योंकि उसकी जो सर्विस है वो क्या कहते हैं इसको, वो आरबीआई के रूल्स को वायलेट करती थी। दैट इज़ वाई उसको जो है डिबार किया गया फ्रॉम प्रोवाइडिंग द बैंकिंग सर्विसेज। रिसेंटली एक करंट अफेयर्स में आता है आपका। तो ये पेमेंट बैंक जो होते हैं ये डिफरेंट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स होते हैं। ये भी मतलब एटीएम वगैरह आपने देखा होगा, पेटीएम कार्ड का भी एक, पेटीएम बैंक का भी एक एटीएम होता है। एटीएम डेबिट कार्ड्स वगैरह इशू करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से इशू नहीं कर सकते हैं। क्रेडिट पेटीएम ये पेमेंट बैंक जो होते हैं दे कांट इशू द क्रेडिट कार्ड्स। तो और जो है ये मतलब दे कैन नॉट प्रोवाइड द लोन्स टू द कस्टमर्स, इट कैन ओनली एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट जो है ये अप टू 1 लाख पर कस्टमर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इंडिया में जो पहला पेटीएम पेमेंट व्हाट वी कैन से पेमेंट बैंक था दैट वाज भारती एयरटेल, BHARATI भारती एयरटेल जो है दैट वाज द फर्स्ट पेमेंट बैंक इन इंडिया टू गो लाइव अलॉन्ग विथ लॉन्चिंग ए मोबाइल वैलेट। तो ये जो है उस टाइम पे 7.25% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता था। दैट वाज ऑल अबाउट दिस। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 12 जुलाई 1982। आई होप MCQs के साथ साथ मैं जो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ आप उसको भी अच्छे से राइट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इंसान जो है MCQs में पूरा का पूरा डिस्कस नहीं कर सकता है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है आप बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं कीजिएगा। Recently, the RBI has imposed restrictions on which payment bank? Option number A is Jio Payment Bank. Option number B is Airtel Payment Bank. Option number C is Indian Post Payment Bank. Option number D is Paytm पेमेंट बैंक। अभी मैंने आपको बताया इट वाज द पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसको जो है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई बिकॉज ही वाज उसको जो है वो वायलेट करता था, जितने भी आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन वो उसको वायलेट करता था। उसमें मसला क्या था कि ये एक ही अकाउंट के साथ एक ही सेविंग अकाउंट 5-5 6-6 अकाउंट के साथ, सेविंग अकाउंट के साथ एक ही आधार पैन मतलब लिंक किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत था, पता ही नहीं था कि अकाउंट कौन चला रहा है अकाउंट को। सो ऑल दीज थिंग्स लेड हिम फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट इज़ बैंकिंग सर्विसेज। सो इसको जो है इम्पोज किया गया फ्रॉम प्रोवाइडिंग द व्हाट वी कैन सी द बैंकिंग सर्विसेज। इसका अभी वैलेट सर्विस जो है वो चल रहा है, इसका जो वैलेट है वो चल रहा है बैंकिंग को जो है इसका पेटीएम जो बैंक था उसको जो है वो डिबार किया गया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Debit is classified as non-performing asset when payment is not made for a minimum period of option number A is 30 days, option number B is 90 days, option number C is 60 days, option number D is 1 year। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA होता क्या है? NPA होता है जब भी कोई बैंक लोन देता है, बैंक ने लोन दिया है आपको और इस लोन का जो है रिपेमेंट शेड्यूल होता है। रिपेमेंट शेड्यूल क्या होता है? जो EMIs होते हैं उनका शेड्यूल होता है कि किस महीने आपको कितना भरना है और कब से भरना है। जब भी बैंक लोन प्रोवाइड करता है उसके बाद जो रिपेमेंट शेड्यूल हैं, अगर एक कस्टमर की कंटिन्यूसली 3 महीना इंस्टॉलमेंट नहीं आई, आपने बैंक से लोन ले लिया, अब आपको किस्तें चुकानी है, लेकिन आपके कंटिन्यू जो है पहली जो 3 EMIs हैं आपने पे नहीं की हुई है, उस वाले एसेट को जो है उस लोन को जो है NPA बोला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि बैंक के लिए जो बैंक का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है दैट इज़ ये इंटरेस्ट कमाता है बाय प्रोवाइडिंग द लोन्स। ये जो है लोगों को लोन देता है और उस पर ब्याज कमाता है, सो वही उसकी इनकम होती है। सो लोन इज़ एन एसेट फॉर अ बैंक। सो अगर आपने 3 महीने यानी 90 डेज जो है कंटिन्यूसली इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है, उस लोन को जो है NPA माना जाता है। NPA माना जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक 2005 टू 2008 में एक बड़ा बवाल आया था, NPA क्राइसिस जिसको कहा जाता है, NPA क्राइसिस। तो लोगों ने जो है जो इंडियन फर्म्स वगैरह हैं उन्होंने हैवीली बोरो किया फ्रॉम द बैंक्स टू अवेल द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। तो इन्होंने जो है विद मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हो या आप कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हो, कोई कंपनी, उसके लिए आपको बहुत सारी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो क्लियरेंस लानी पड़ती हैं। जैसे एनवायरमेंटल के रिलेटेड आपको क्लियरेंस लानी पड़ती है, लैंड एक्विजिशन के रिलेटेड आपको क्लियरेंस लानी आती है। इनमें से क्या है, मैक्सिमम ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो टेलीकॉम, पावर, रोड्स, एविएशन, स्टील सेक्टर के रिलेटेड थे। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का जो है वो क्लियरेंस नहीं मिला। ऊपर से उन्होंने लोन लिया हुआ था, मसला क्या हो गया
जो कॉस्ट थे वो सोर हो गए ईयर आफ्टर ईयर, तो इससे जो है एक फाइनेंशियल लॉस हो गया उनका। और इससे क्या होगा, इन कंपनीज़ ने जो है लोन रिटर्न करने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, तो जिससे एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया, दैट इज़ एनपीए क्राइसिस। एनपीए क्राइसिस 2004 to 5 to 8, इन 2-4 साल में ये बहुत बड़ा बवाल हुआ था। तो जो प्रॉब्लम ऑफ एनपीएस हैं, इट इज़ मोर कंसनट्रेटेड है, ये ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही होता है। So 90 days is the correct answer for this question. Let us move to the next question. Global financial message service that enables financial institutions across the world to send and receive information about the financial transactions. हमें बताना है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेज सर्विस हैं, जो प्रोवाइड करते हैं, जो एनेबल करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अक्रॉस द वर्ल्ड टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ऑप्शन नंबर ए इज ई क्यूबर, ऑप्शन नंबर बी स्विफ्ट, ऑप्शन नंबर सी इज आरटीजीएस, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द एबो। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्विफ्ट। इट इज़ SOCIETY, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है। अगर आप को इस टाइप का भी क्वेश्चन जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो स्विफ्ट आएगा। अब ई क्यूबर क्या है? ई क्यूबर जो है दैट इज़ द कोर बैंकिंग सोल्यूशन ऑफ, ये आरबीआई का कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, आरबीआई का कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में। अब ये क्या है कि ये इनेबल करते हैं बैंक्स को टू ऑफर मल्टीट्यूड ऑफ कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज, 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया था फ्रॉम अ सिंगल लोकेशन। जैसे आपका किसी भी ब्रांच में भी जो है अकाउंट है, तो इससे क्या है, आपको एक हेल्प मिलती है कि आप किसी भी ब्रांच से अपना अकाउंट जो है वो एक्सेस करवा सकते हो। दैट इज़ ई क्यूबर। सो इट इज़ रिलेटेड टू, इट इज़ द कोर बैंकिंग सोल्यूशन ऑफ आरबीआई। आरटीजीएस पता है उसको, आपको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो है, ये ट्रांजेक्शन के रिलेटेड है। जब भी आप फ्रॉम एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन करते हो, तो दैट इज़ आरटीजीएस के थ्रू होता है, रियल टाइम ग्रॉस में। सो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ स्विफ्ट। अब बैंकिंग के रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं। एक मेन टर्म जो है जो बैंकिंग के रिलेटेड है दैट इज़ बैड बैंक। बैड बैंक, अब ये बैड बैंक है क्या? सो इसको जो है पैरा भी बोला जाता है, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर एसेट, पब्लिक सेक्टर एसेट रिकन्स्ट्रक्शन एजेंसी। इसका क्या काम होता है? जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनके जो बैड लोन्स होते हैं, बैड लोन्स मतलब जिनमें रिकवरी बिल्कुल भी नहीं होती है, तो वो ये हैंड ओवर बैड बैंक को करते हैं टू मैनेज देम एंड फाइनली रिकवर्स द मनी। जितने भी बैड लोन्स होते हैं वो सारे हैंड ओवर किए जाते हैं बैड बैंक को, उनको मैनेज करने के लिए। तो बैड बैंक जो है ये लैंडिंग और डिपॉजिट्स में डील नहीं करता है, इसका एक ही काम होता है कमर्शियल बैंक्स को हेल्प करना टू क्लीन अप देयर बैड लोन्स सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर बैलेंस शीट एंड रिजॉल्व द बैड लोन। एक प्रोजेक्ट आया था, दैट वाज प्रोजेक्ट साशकत, SASHAKT, ये 2018 में जो है रिकमेंड किया गया था सुनील मेहता कमेटी, अंडर द सुनील मेहता कमेटी। तो इस स्कीम में बताया गया था कि जितने भी बैड लोन्स हैं अप टू, ये कमर्शियल बैंक्स को बताया गया था, जितने भी बैड लोन्स हैं अप टू 50 करोड़, तो इनको रिजॉल्व, दीज शुड बी रिजॉल्व विद इन 90 डेज़। और जो 50 to 500 करोड़ के लोन जो हैं उनको 180 डेज़ तक टाइम दिया गया था, 180 डेज़ तक टाइम दिया गया था। So loans ranging from 50 to 500 crores, banks will have to enter into an, यानी 180 डेज तक आपको ये क्लियर करवाना है। तो इसको जो है लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट साक्षरत को लॉन्च किया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सुनील मेहता कमेटी। सुनील मेहता कमेटी 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था। दिस वाज ऑल अबाउट बैड बैंक। उसके बाद डिफरेंट रिफॉर्म्स आए हैं, आप देख सकते हो। अभी जो है AI का दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है। सो बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत से रिफॉर्म्स आ रहे हैं विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसके रिगार्डिंग जो है ये
बैंकिंग सेक्टर में भी डिफरेंट रिफॉर्म्स आ रहे हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसको एक्सप्लोर किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। कनारा बैंक ने रिसेंटली न्यूज़ में आया था, कनारा बैंक जो है इसने 2 AI रोबोट्स जिनका मित्र और कंडी हो सकता है, ये क्वेश्चन भी आए, मित्र एंड CANDI, तो इनको जो प्लेस किया था एट दियर ब्रांच इन बेंगलुरु में इनको जो है प्लेस किया गया था। तो AI का यूज़ जो है बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे रीज़न्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह होती हैं, या डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन वगैरह, या रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो या आप इमेज फेस रिकॉग्निशन, एनेबल ATM, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अकाउंट होगा तो जब तक आपका फेस वहाँ पे रिकॉग्नाइज हो जाएगा कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ऑल दीज और व्हाट वी कैन से द advantages of AI that can be implemented in the banking sector. Let us move to the next question. Which of the following is the Central Bank of India? हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है सेंट्रल बैंक है इंडिया का। ऑप्शन नंबर ए इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इज बैंक ऑफ बम्बई, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको 1935 में एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द RBI एक्ट 1934। इस पे नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसी पे बेस होगा। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।